रोल ऑफ लॉयर्स मैं कहूंगी इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो इसमें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लॉयर्स ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया था। चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो, चाहे दादा भाई नारोजी हो, सी राजा गोपालचारी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या हमारे अपने लौह पुरुष सरदार पटेल हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो। तो मतभेद इन सब में रहे होंगे, लेकिन सभी लोगों में एक कॉमन बात थी, अधिवक्ता थे जिनके त्याग, जिनके तप, जिनके संघर्ष, जिनके बलिदान, जिनके ज्ञान के कारण से और बाकी लोगों के भी संघर्ष के कारण से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो उसके बाद आया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, भारत कैसे चलेगा। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो भी B.R. अम्बेडकर जी, एक रिनाउंड एडवोकेट थे। जब अम्बेडकर जी ने ये संविधान हमें दिया, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास अभी रखा हुआ है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया उसकी जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, वो प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। यानी अब तक क्या है, हम भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर बटे हुए थे, हमारी एक अलग अलग पहचान थी। लेकिन अब संविधान आ गया है, संविधान आने के बाद हमारी केवल और केवल एक पहचान रह जाती है, हम भारत के लोग, we the people of India, we are one। कोई मतभेद नहीं है जाति, धर्म, लिंग, भाषा या रीजन के आधार पर, हम सब एक हैं। हम सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को न्याय मिलेगा, सभी बंधुत्व से रहेंगे। यानी we the people of India give to ourselves justice, liberty, equality and fraternity। हमने अपने आप को क्या दिया? हमने अपने आप को दिया आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने अपने आप को दिया आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन और जेंडर। यानी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने अपने आप को दिया आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमें एकत्र होने का, हमें संगठन को फॉर्म करने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, हम देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में आई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कि अब भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी यानी एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हो। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे नहीं लगा सकते हो, आप हिंसा नहीं भड़का सकते, आप विधि द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ घृणा नहीं फैला सकते, आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक डिसेंसी, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप मानहानि नहीं कर सकते। और स्टेट इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। हमने अपने आप को दिया आर्टिकल 21, यानी इज्जत से जीने का हक, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यू हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस। हमने अपने आप को दिया आर्टिकल 21A का राइट टू एजुकेशन, यानी 6 साल से 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। हमने हम सब लोगों को दिया आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसको अगर पढ़ना हो तो इसका पूरा जो राइट है वो कहती है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ and all other fundamental rights, all persons are equally entitled to their right to religion। यानी समानता का होनी चाहिए, कोई भी आप कस्टम, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, समानता होनी चाहिए,
उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें डिग्निटी होनी चाहिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ खतरा नहीं होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। ये सब होंगे तभी आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये नहीं होंगे तो एब्सोल्यूट राइट कोई रिलीजन की नहीं है। यानी अगर ट्रिपल तलाक समाप्त होता है तो इसलिए क्योंकि आपको एब्सोल्यूट राइट टू रिलीजन नहीं है, वो इक्वालिटी, वो स्वतंत्रता, वो डिग्निटी के खिलाफ है मुस्लिम महिला के। हलाला जाएगा, 4 शादियां जाएंगी तभी जाएंगी क्योंकि आर्टिकल 25 में भी एब्सोल्यूट राइट टू रिलीजन नहीं है। अब आप देखिए, ये तो हो गया जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, जो उनका ओरिजिनल संविधान था। अब इसका जिम्मा किसको मिला है? कौन है जो इस संविधान के बारे में जन जागरण करेगा, लोगों को बताएगा कि आपके कर्तव्य क्या है, आपके अधिकार क्या है, कैसे ऑर्डर्स पास हो तो आप कोर्ट में कब आ सकते हैं। तो यहाँ कोर्ट्स को कहा गया कि आप न्यायपालिका हैं, न्याय का पालन करेंगे। जजेस को कहा गया आप न्यायाधीश हैं, आप न्यायमूर्ति हैं। लॉयर्स को कहा गया आप ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट हो, यानी आम जनों के बीच में और न्यायाधीशों के बीच में जो एक व्हीकल है, जो एक वाहन है, जो कोर्ट की मदद करेंगे, जो लोगों की मदद करेंगे, वो है वकील, यानी आप लोग हो। इसलिए मैं आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सब ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट का अभिनंदन करती हूँ। अब हम और आप जानते हैं आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं तो काफी लोग डिप्रेशन में भी हैं, केस नहीं आ रहा, ये एक अलग चीज है, लेकिन जो मजा आता है ना, हम कोर्ट में एंटर करते हैं, हमारा जूनियर या क्लर्क या सहयोगी या क्लाइंट्स हमारे साथ होते हैं, जब ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहनकर हम कोर्ट में एंटर करते हैं ना, बैंड और कोट लगाकर, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो देखता है कि मैं विक्टिम हूं, मैं हेल्पलेस हूं, ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब है, मेरी फाइल पढ़कर आए हैं, मेरे लिए ये जिरहा करेंगे, मुझे ये इंसाफ दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, मेरे लिए कोर्ट में जज से भी भिड़ जाएंगे और दूसरे वकील की बोलती बंद कर देंगे, ये मेरे वकील साहब हैं। आपको उस समय एक ईश्वर का एक दर्जा दे देता है वो आपका क्लाइंट, जो आपको फीस भी देता है, कई बार आपके पांव भी छूता है और आपको ईश्वर का दर्जा भी देता है। और अगर आप कोर्ट में केस नहीं जीत पाते तब भी कहते हैं कोई बात नहीं वकील साहब, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की, वो जज ही ऐसा था, हम अपील में जाएंगे। तो ये जो विश्वास है न्यायालय में बनाए रखने का, ये आप सब मेरे भाई बहन सब लॉयर्स करते हैं कि आम जनता का जो विश्वास है वो कोर्ट्स में बना रहे। अब बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत हेल्पलेस भी हैं, बहुत नीडी भी हैं, तो उनके लिए क्या संविधान कहता है, बाबा साहब का संविधान कहता है, आर्टिकल 39A कहता है कि जो पुअर है, जो हेल्पलेस है, जो नीडी है, उनको, जरूरतमंदों को फ्री मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, जिसके लिए 1987 का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया, जिसमें कानून बनाया गया, रूल्स ले डाउन किए और आज गरीबों को फ्री लीगल एड मिलती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर जी का नाम ध्यान में आता है, PN भगवती जी का नाम ध्यान में आता है। इन लोगों का सबका दिल धड़कता है गरीबों के लिए, शायद इन लोगों का दिल अधिक धड़कता था गरीबों के लिए, क्योंकि इनके पास जो चिट्ठियां भी आई, जो लेटर्स लिखे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने लेटर लिखे कि आगरा में एक प्रोटेक्टिव होम है, वहां जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, कंडीशंस बहुत खराब है, कुछ कीजिए। इन्होंने डायरेक्शंस पास की। यहाँ पर मिसेस हिंगो रानी ने एक चिट्ठी लिखी, एक पिटीशन के नाते डाला और कहा कि वहां आप देखिए जो बिहार के जेल हैं वहां कितने ही कैदी हैं कि पूरी जो उनका ट्रायल होने के बाद सजा मिलेगी उससे ज्यादा सजा झेल चुके हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही। तो उसको PIL की तरह लिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना गया, जनहित याचिका माना गया और ऐसी डायरेक्शंस पास की गई
कि फास्ट और फ्री लीगल एड दी गई, 40,000 जो प्रिजनर्स थे वो रिहा हो गए, वो रिलीज हो गए। आप देखिए ऐसे ही जो बाकी आगे जजेस हैं, उन्होंने देखा कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कि वो भंवरी देवी, उसके साथ कितना अन्याय हुआ, व्यभिचार हुआ, और जो विमेन एट वर्क प्लेसेस है उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, लॉ नहीं है, क्या किया जाए? तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऐसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पारित की, जो आगे जाकर 2013 के एक्ट में कन्वर्ट हुई। वो एक्ट कहता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, कि किसी भी महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, वर्क प्लेस में किया जाता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, क्या क्या रिलीफ मिल सकता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति जिसको एनवायरनमेंट में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिसके काम को, वो है एमसी मेहता। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, उनको बेटी को जानती हूँ, पर जिस तरह का एमसी मेहता के केसेस हम अपने एनवायरमेंटल लॉ में पढ़ते हैं, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली है, मैं मानती हूँ एनवायरमेंटल लॉ में तो एमसी मेहता रहे हैं और हैं। उन्होंने क्या क्या पीआईएस नहीं फाइल की कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बंद हो गई, गंगा की सफाई का अभियान तेज हो गया, कि सीएनजी जो ईंधन है, जो बेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ईंधन है, वो लाया गया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, उन्होंने बॉन्डेड लेबर के खिलाफ डायरेक्शंस हासिल की और ऐसी डायरेक्शंस ली कि कम से कम मिनिमम वेज व्यक्ति को मिलेगा, और कोई नहीं देता तो वो लोअर कोर्ट्स में नहीं जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। यानी अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी कोई भी गलत कानून पास करती है, ऑर्डर पास करती है, रूल पास करती है, तो चाहे आप उसमें पार्टी है कि नहीं है, आप पर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट में आ सकते हैं, आप किसी उस गरीब वृद्ध बेचारा बेसहाय के लिए आ सकते हैं जो खुद नहीं आ सकता। हाँ, ये सच है, रुपेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे, ये सच है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनती जा रही थी। तो इस कारण से कोर्ट ने कहा हम कॉस्ट लगाएंगे, हम 10,000 की कॉस्ट लगाएंगे, हम 1,00,000 की कॉस्ट लगाएंगे, हम 5 लाख की कॉस्ट लगाएंगे। अगर तुम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आओगे, हम आप पर कॉस्ट लगाएंगे, केसेस को डिसमिस करेंगे। अब जब लॉ की बात आती है तो अनायास ही मैं पैशनेट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग खाते पीते सोते जागते लॉ के बारे में ही सोचते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एमसीडी ने रोड बनाई थी, 1 साल के अंदर 2 बारिश में टूट गई, कहीं ना कहीं घपला है, इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कुछ करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए या केस फाइल करना चाहिए। आगे हम पार्क में जाते हैं, देखते हैं कि पार्क में एक इंक्रोचमेंट शुरू हो रही है, कुछ करना चाहिए। जब हम अपने वकील दिमाग को कहते हैं शांत रहो और अनुलोम विलोम करो और ताजी हवा का आनंद लो, तो हम घूम रहे होते हैं, वहां 2 लोग पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं वकील साहब एक समस्या आ गई। एक व्यक्ति अपने घर में बहू की बात करता है, दूसरा व्यक्ति अपने घर में जो इन लॉज है उसकी बात करता है। यानी आप जब घर के अंदर हैं या घर से बाहर हैं, आप जब अपने रिलेटिव्स के बीच में हैं या कहीं भी हैं, आप वकील साहब ही हैं। और उनको लगता है कि इन वकील साहब को तो सब मालूम है। जैसे प्रतिमा ने कहा ना, वी मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड आई थिंक वी आल्सो मस्ट नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग। वकील मतलब वकील है, वो उसको सब आता है, उसको सब कंठस्थ है, उसको आईपीसी की धाराएं कंठस्थ हैं। वो चाहे टैक्सेशन का क्यों नहीं हो, उसको मैट्रिमोनियल लॉज भी आने चाहिए, चाहे मैट्रिमोनियल का क्यों नहीं हो, उसको जो मर्डर के बारे में क्या किया जाता है वो भी आना चाहिए। तो वकील होना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और जैसे हम कहते हैं ना, लॉ इज अ प्रैक्टिस। लॉ ये नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई, हम तो लॉयर हो गए, नहीं जी, हम रोज सीख रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब लॉ कर रही थी तो लॉ में 3rd ईयर में उस कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी इलेक्शंस का टाइम था, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया। तो मेरे सामने और मेरी फ्रेंड मंदिरा थी, उसके सामने जोर से लोगों ने ना यूं पर्चे फेंकते ना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई आई करके वो पर्चे फेंकते हैं, पर्चे फेंक दी उन्होंने।
तो मेरी सहेली ने कहा, मोनिका, ऑल दी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी बैंड। मैं तो खुद एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रही हूँ, तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है कि आम इंसान क्या सोचता है हमारे बारे में। तो मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा कि इतनी वेस्टेज ऑफ मनी, और बाहर पूरे कॉलेज के बाहर, लॉ कॉलेज के बाद पोस्टर से दीवारें पटी हुई हैं, इतना वेस्टेज। तो कहते हैं ये गलत है, ये सब इलेक्शंस बंद हो जाने चाहिए। दिस नेकेड यूज एंड एक्सपोजिशन ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर शुड बी स्टॉप्ड। मुझे लगा बात तो वो ठीक कह रही है, मैं स्टूडेंट थी उस समय, मुझे लगा कुछ करना चाहिए। मैंने केस वेस अपनी सहेली से पूछकर बनाया और केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया तो सामने चीफ जस्टिस थे BA खान जी। वो कहते हैं, आपने लिखा है कि आप खुद स्टूडेंट्स यूनियन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट रही हैं। मैंने कहा, रही हूं जी। अच्छा, आपने भी तो पोस्टर्स लगाए होंगे। मैंने कहा, लगाए जी। कहते हैं, जब आपने खुद ने पोस्टर लगाए हैं और पैम्फलेट छापे हैं, आप दूसरों के खिलाफ आ गए हो कि दूसरे ना पोस्टर्स लगाए ना पैम्फलेट छापे, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आई हैव कम हियर टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे बैट और बॉल के साथ खेलनी होगी, मुझे फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के साथ खेलनी होगी, हॉकी खेलना है तो हॉकी के नियम के अनुसार खेलने होंगे। मैंने उतने के पोस्टर लगाए जितने जीतने के लिए आवश्यक थे। आई हैव कम फॉर चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। तो ऑल दीज डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी स्टॉप्ड। ऐसे करके 2005 से लेकर 2008 तक का वो केस चला। मैं तब स्टूडेंट थी, लॉ की स्टूडेंट थी। वो केस चला, वो केस जीता, और तीरथ सिंह ठाकुर जी की वो डिवीजन बेंच की जजमेंट है जिसने कहा कि जो दिल्ली में पोस्टर लगाएगा 50,000 रुपया उस पर जुर्माना हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे लॉज वॉज तो बन जाते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं होता। मुझे कुछ दिन के बाद मेरी कजन क्या ताया जी के बेटे का फोन आया, हैप्पी भैया का। कहते हैं, तू क्या फालतू के केस फाइल करती है? मैंने कहा, फालतू का कौन सा केस फाइल कर दिया? कहते, अभी अभी 40,000 रुपया मैं जुर्माना भरकर आ रहा हूँ। मैंने कहा, किस चीज का? कहते, मैं जो PG चलाता हूँ घर में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास उनका घर है, PG चलाता हूँ, उसके पोस्टर्स लगाए थे तो अप टू 50,000 जुर्माना होता है। हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किया, तब जाके 40,000 रुपया जुर्माना भर के आया हूँ। उसके बाद मैं जब भी मेट्रो का पिलर देखती हूँ या कोई और पिलर देखती हूँ, दीवारें देखती हूँ, मुझे लगता है पहले 100 पोस्टर लगते थे तो 5 लगते हैं या 10 लगते हैं। शायद मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है कि दिल्ली ज्यादा क्लीन हो गई है। तो हम लोग जो है ना, हम जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं। वी आर पैशनेट अबाउट लॉ। डॉक्टर जब बात करता है वो बीमारी की बात करेगा, वो मेडिसिन की बात करेगा। इंजीनियर जब बात करता है वो इंजीनियरिंग की बात करता है। कंप्यूटर साइंस की जब बात होती है तो प्रोग्रामिंग की बात होगी, कोडिंग की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। पर जब लॉयर बात करता है तो जितने भी फील्ड सोसाइटी में है वो सबकी बात करता है। वो साइंस की बात करेगा, वो सोशल वैल्यूज की बात करेगा, वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, वो बैंकिंग की बात करेगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेगा, वो एनवायरनमेंट की बात करेगा। तो लगातार लगातार जैसे आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, आपको अपनी लीगल स्किल्स को भी अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ प्रतिमा बैठी है मेरे सामने। प्रतिमा और हमने, संजीव जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर पता नहीं कितने ही साइबर क्राइम पर सेमिनार्स कर लिए हैं। ये कोविड लॉकडाउन में कारण क्या है कि न्यूज आई कि कोरोना पेंडेमिक लॉकडाउन के कारण से साइबर क्राइम बढ़ गया है, साइबर स्टॉकिंग बढ़ गई है, साइबर बुलिंग बढ़ गई है, फिशिंग बढ़ गई है। यानी हम तो मछली हो गए। वो लोग दाना फेंकते हैं, हम चुपते हैं और सारा का सारा डेटा और पैसा चला जाता है। वो भेजते हैं, वो फोन करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये SMS आया है, ये ईमेल आया है, ये आपको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, तुरंत इस नंबर पे क्लिक कीजिए आप, नहीं तो आपका पासवर्ड चोरी हो चुका है, हम नया पासवर्ड भेज रहे हैं आपके पास, या कोरोना की नई दवाई आई है, क्लिक कीजिए। हम जैसे ही वो दाना चुगते हैं, हमारा डेटा, हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो आप देखिए कितने तरह के केसेस हम लोगों को डील करने पड़ते हैं। इसलिए हमें लगातार पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसका कानून क्या है, उसका जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा है, ये सब हमें ध्यान में होना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगी, एक पब्लिक परसेप्शन बनता है। क्या बनता है? अरे काले कोट वालों से दूर रहो,
पब्लिक परसेप्शन बनता है पुलिस से और वकील से, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये परसेप्शन बनता है। आज तो कोई भी काले कोट में यहाँ पर नहीं है। तो कहते हैं कि आप वकील के पास जाओगे तो न्याय मिले या ना मिले, आपकी जो जमा पूंजी है, जमीन जायदाद है, सब बिक जाएगा और केस भी सॉल्व नहीं होगा सालों तक, ऐसा ध्यान में आता है। पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ अधिवक्ता हैं जो इस प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके कारण से जो राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं का योगदान है उस पर ग्रहण नहीं लगना चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस लॉयर्स से हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 34 भी कहता है एडवोकेट्स एक्ट का। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो लॉयर है ना, जब वो कोर्ट में आता है तो सोचे ये मेरे न्याय का मंदिर है। जब लोग मंदिर में जाते हैं, मैं अपने न्याय के मंदिर में आया हूं, मुझे यहाँ पूजा करनी है, यानी न्याय दिलवाना है। और जब न्याय दिलवाना है तो कैसे दिलवाना है? कड़ी मेहनत से, रिसर्च करके, लॉ पॉइंट पर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखकर, प्रॉपर नोट्स बनाकर, कोर्ट में समय पर पहुंचकर, दूसरे वकील के प्रति सभ्य ढंग से पेश आकर, कोर्ट को मिसलीड ना करके, अपनी बात को स्पष्टता से रखकर, कोर्ट को सम्मान देकर हमें न्याय दिलवाना है। हमें धैर्य नहीं खोना। हर केस हम जीत नहीं सकते, लेकिन हार भी जाएं, वी शुड नॉट बी रूड। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कर्म अपने हाथ में है, पर जो फल है वो तो ईश्वर के हाथ में है। और सच में हम सबको मालूम है, जो किस्मत होती है वो हमारी भी होती है, वो क्लाइंट की भी होती है और वो केस की भी होती है। कई बार मुश्किल से मुश्किल ऑर्डर तुरंत मिल जाता है कि अच्छा जज आ जाए, कई बार अच्छे से अच्छा ऑर्डर मिल नहीं पाता अगर दूसरा जज आ जाए। तो ये हमारी और केस की किस्मत भी है, क्योंकि सामने जज कौन आ रहे हैं। आफ्टर ऑल जज भी तो इंसान है, जज भी इंसान है, उनके भी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उनके भी कुछ प्रेजुडिसेस हो सकती हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपना विचार पर ध्यान करो। आपका जो विचार है वो आपका जीवन बना देता है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही शब्द आते हैं, वैसे ही आपका कर्म बनता है, वैसे ही आपका जीवन बनता है, वही आपकी किस्मत बनती है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए, जिस काम में आप लोग लगे हैं वो काम है चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण। जो चरित्र है उसकी आवश्यकता तो हर जगह पर है। हम लॉयर तो बन गए हैं, पर लॉयर भी दो तरह के होते हैं। हमने देख लिया, जो 4 बड़े मुद्दे देश के सामने रहे, ट्रिपल तलाक रहा, आर्टिकल 370-35A रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रहा, राम जन्मभूमि रहा। अब 2 तरह के लॉयर्स आपके सामने थे। एक तरह के वो लॉयर्स थे जो कहते हैं भारत माता शी इज नॉट आवर मदर, ये ट्वीट करते हैं, वी आर हिंदू बाय एक्सीडेंट, ये बोलते हैं। और दूसरे वो हैं जो कहते हैं ये देश हमारा है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि ट्रिपल तलाक 1300 साल पुरानी एक कुप्रथा, और वो कुप्रथा की तलाक 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 कह के आप मुस्लिम महिला को आप सड़क पर फेंक दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी और जस्टिस के अगेंस्ट में है, हम इलीगल डिक्लेयर करते हैं ट्रिपल तलाक को। अब 2 तरह के लॉयर्स वहां आए। एक तरह के लॉयर्स कहते हैं डोंट टच ट्रिपल तलाक, आप इसको टच करेंगे तो बवाल मच जाएगा। वहां सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि अगर आप ट्रिपल तलाक को समाप्त करेंगे तो जो मुस्लिम आदमी है वो अपनी औरतों को जला देगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट के ऊपर लिख कर दिया। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने और मोदी सरकार ने क्या एफिडेविट्स दिए? इट्स नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अ फाइट बिटवीन मोर पावरफुल एंड वेरी लेस पावरफुल। ये जो महिलाएं हैं इनको भी सम्मान, समानता और न्याय मिलना चाहिए, इसलिए ट्रिपल तलाक इलीगल है। लंबी लड़ाई हुई पर कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया और मोदी सरकार ने कानून बनाया कि जहां कहीं आदमी कहेगा तलाक तलाक तलाक, मुस्लिम महिला बोलेगी जेल 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 और जेल में डलवा देगी। दूसरा आर्टिकल 370, हम आप बचपन से सुनते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब
सारे का सारा कब मिलेगा हमें नहीं पता था, किसी को आभास भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। पैक्ट हुआ था जी, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन था, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वन, यानी हम भारत के लोग एक हैं, उसको जोर से धक्का दिया था नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के पैक्ट ने, एग्रीमेंट में, जहां कहा गया कि भारत में एक कानून होगा, जम्मू कश्मीर में एक कानून होगा, भारत में एक झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा, भारत में एक तरह के लॉज होंगे, जम्मू कश्मीर में अलग ढंग से लॉज होंगे, भारत का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, पर जम्मू कश्मीर का जो हेड है वो राष्ट्रपति होगा, हु इज नॉट आंसरेबल टू अवर प्रेसिडेंट, हु विल बी आंसरेबल टू जम्मू कश्मीर असेंबली। यानी भारत के आपने क्षत विक्षत कर दिया, दो कानून कर दिया आपने, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर पूरे भारत के लोग रह रहे हैं, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के लोग रहेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया को झटका दिया गया। 35A में कहा गया, भैया जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंटशिप जिनके पास है ना, वही और वही केवल सरकारी स्कूलों में वजीफा ले सकते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकती है, वोट डाल सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बाकी किसी को हक नहीं। आप दिल्ली से आए हो प्रतिमा जी, दिल्ली में बैठो, आप यहां से आए हैं उपेंद्र जी, आप 30 हज़ारी के पास ही दिल्ली में बैठो, आप जम्मू कश्मीर आओगे तो वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहां वोट नहीं डाल सकते हैं, वहां आपके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, और कहीं वहां की एक महिला ने बाकी भारत के किसी पुरुष से शादी कर ली तो उस महिला को, उसके बच्चे को कोई भी हक नहीं होगा इनमें से। और बहुत दलित राइट्स की बात करते हैं, दलित जो वहां पर गए 1954 के आसपास पंजाब से गए थे जम्मू कश्मीर को, उनको लिमिटेड रेजिडेंटशिप दी गई। इन सब आर्टिकल्स के तहत कहा गया आप केवल और केवल सफाई करोगे, आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड गया है, वहां से डॉक्टर बनकर वापस आया है, डिग्रीज लेकर आया है एक के बाद एक, पर यहां पर उसको रहना है, हक चाहिए तो वो केवल और केवल सफाई करेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वरना सारे हक हट जाएंगे। यानी एक संविधान दिया गया पूरे भारतवर्ष के लिए और एक कानून दिया गया जम्मू कश्मीर के लिए। लंबी लड़ाई रही। 5 अगस्त 2019 को लंबी लड़ाई के बाद, और जिन चरित्र की मैं बात कर रही हूं वो चरित्र लॉयर्स में भी चाहिए, वो चरित्र यहां सरकार में भी चाहिए। लंबी लड़ाई के बाद धारा 370 35A को समाप्त कर दिया गया। भागे भागे कोर्ट में गई हेट इंडिया ब्रिगेड, अरे देखो जम्मू कश्मीर का क्या हाल हो गया। कोर्ट ने कहा तुम अपना हाल देखो, जम्मू कश्मीर ठीक ठाक है, हम इस फैसले को रोक नहीं रहे, 2 महीने बाद आना, देखेंगे क्या होगा। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी पड़ोसी 3 इस्लामिक देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां की 6 माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो शोषित प्रताड़ित होकर, वो हिंदुस्तानी तो थे जो 1947 में हिंदुस्तान में रह रहे थे, कांग्रेस सरकार ने डिवाइड किया, पाकिस्तान बनाया, वो रातों रात पाकिस्तानी हो गए, रात को सोए हिंदुस्तान में, सुबह उठे पाकिस्तान में। उनको जो प्रताड़ित किया धर्म के आधार पर, वो भागकर हिंदुस्तान आ गए। उन्होंने कहा कि हम तो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें आप नागरिकता दीजिए। मोदी सरकार कहती है हम आपको नागरिकता देंगे। बवाल मच गया जी, ऐसा बवाल कि दंगे करा दिए दिल्ली में, 53 लोग मारे गए, और ISIS जैसी यहां ब्रुटैलिटी देखी अंकित शर्मा के साथ और दिलबर नेगी के साथ। ये दिल्ली है जहां ये सब कुछ हुआ। कानूनी लड़ाई लंबी लड़ी, इसमें कानून में लगातार वो हाई कोर्ट में आए, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, जो पुलिस कर रही है, डंडे मार रही है तो ठीक कर रही है, पकड़कर जेल में डाल रही है तो ठीक कर रही है, हम किसी बात पर रोक नहीं लगाएंगे। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेल दे दो, बेल दे दो, बेल दे दो। क्या कहते हैं, शी इज अ मुस्लिम प्रेग्नेंट लेडी हु इज अ स्टूडेंट। जब तुम मेट्रो में आधी रात को 2000 महिलाओं को लाकर मेट्रो जाम कर दी, जाफराबाद की रोड जाम कर दी, अटैक करवा दिया, उसके बाद आपने DCP अमित शर्मा के ऊपर बुरके में से चाकू निकालकर, तब कोई वो नहीं था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। आज तुम आ रहे हो बेल दे दो। शी इज अ नॉर्मल सफूरा जरगर की बात कर रही हूं। तो आज भारत के कानून ने कहा सबके लिए कानून बराबर है, आपने जो किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
लॉयर्स सामने आए। आप और हम कितने लॉयर्स में देख रही हूँ जो ऑलरेडी ये केसेस को कर रहे हैं और जो चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हमारी बात यहाँ पर हो रही है। राम जन्मभूमि का मुद्दा 15-20 ईयर्स से कभी लगता था अपनी आंखों के सामने हम देख पाएंगे कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है? मुझे तो कभी यकीन नहीं था, हम में से शायद रुपेंद्र जी किसी को यकीन नहीं होगा कि अपने जीवन काल में हम ये देख पाएंगे। क्या राम जी की सेना चली, बचपन में गाते थे ना, आगे रघुनाथ है, वीर साथ ही साथ है, एक से एक भली राम जी की सेना चली। कितने ही शहादतें हुई, 76 टाइम तो युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, पर अल्टीमेटली आप देखिए एक ही इशू जो सब लोगों ने मिलकर, सब ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक ही इशू कोर्स के सामने था। अगर मैं एक लाइन में कहूं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा क्या था, वो मुद्दा था जो 1993 में यूपीए गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था और कहा था भैया इसका आंसर बता दो। वो क्वेश्चन था, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट कहती है क्यों पूछ रहे हो आप? उन्होंने कहा अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी होगी तो हम ये भूमि दे देंगे हिंदुओं को। अगर कोई मंदिर नहीं टूटा, ये मस्जिद बैरन लैंड पर बनी है, बंजर भूमि पर बनी है, तो हम ये मस्जिद मुसलमानों को दे देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसका आंसर नहीं कर रहे। 15 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। कितने साल डे टू डे हियरिंग चलती रही, डे टू डे हियरिंग चलती रही, और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सारी जमीन रामलला को जाती है। लेकिन उन्हें पंचायती फैसला दिया कि 1/3 यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को देंगे, निर्मोही अखाड़े को देंगे और राम मंदिर को रामलला को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील गई और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस के बाद यह फैसला आ गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, पूरी जमीन रामलला को सौंप दी गई। अब आप भावना देखिए, जब पराशर जी से कहा गया कि आप नंगे पांव आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप रामलला की बहस करने आते हैं, आप बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पूरी उम्र मैंने खड़े होकर बहस की है, क्लाइंट्स ने मुझे पैसे भी दिए हैं और क्लाइंट्स के लिए केसेस जीते हारे हैं, आज तो मेरे क्लाइंट रामलला हैं, इनके लिए तो मैं खड़े होकर ही बहस करूंगा। यानी 90+ ईयर्स के हैं, नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने बहस की और बैठे नहीं पूरी बहस के दौरान। आप देखिए, हमें ज्ञान भी चाहिए, ये दृष्टि भी चाहिए, ये भावना भी चाहिए, ये पैशन भी चाहिए। तो आखिर में मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि कोविड के समय में हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही एक दूसरे को देख रहे हैं। कैंटीन का हम चाय समोसा नहीं खा पा रहे हैं, ना 30 हज़ारी के आलू के वो खा पा रहे हैं, पकौड़े खा पा रहे हैं, ना हाई कोर्ट की कॉफी पी पा रहे हैं। लेकिन कोविड के टाइम पर दो तरह के लोग सामने और दो तरह के विचार आए हैं। एक विचार है जो कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, यानी मेक इंडिया ब्रिगेड। मेक इंडिया ब्रिगेड जो कोरोना के संकट काल में, मैं विकास जी को देख पा रही हूं, मैं कितने लोगों को देख पा रही हूं जिन्होंने क्या किया, उन्होंने भूखे को खाना खिलाया, उसने बीमार को दवा दी, उन्होंने प्यासे को पानी दिया, उन्होंने गरीब को पैसा दिया, बीमार को हॉस्पिटल लेकर गए, दवा दी, अपनी जान की परवाह किए बिना, और पॉजिटिव रोल प्ले किया, प्रचार नहीं किया। तो हमारे विचार परिवार के बड़े गुरु गोलवलकर जी से एक बार कहा, एक जर्नलिस्ट गया, उन्होंने कहा गुरुजी आप तो इतना काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, राष्ट्र सेवा का काम करते हैं, आप प्रचार क्यों नहीं करते, इसका प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते? तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे घर में माता जी तो होंगे? उन्होंने कहा हाँ जी माता जी हैं। तो माता जी को प्यार करते होंगे? हाँ जी मैं माता जी को प्यार करता हूँ। माता जी के पाँव भी दबाते होंगे? हाँ जी पाँव भी दबाता हूँ। माता जी बीमार पड़ती होंगी तो डॉक्टर के पास भी जाते होंगे? हाँ जी उनको लेकर डॉक्टर के पास भी जाता हूँ। उनको दवा भी दिलवाते होंगे? हाँ जी दिलवाता हूँ। तो तुम तो समाचार पत्र के इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, अगले दिन समाचार पत्र में ये न्यूज छाप भी देते होंगे? तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा मेरी माँ है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं इसको समाचार पत्र में क्यों छापूंगा? तो गुरुजी ने बहुत ही विनम्रता से कहा भारत हम सबकी माँ है, हम विचार परिवार क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो माँ है, हम माता मानते हैं भारत माँ को, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम इसका प्रचार क्यों करें?
लेकिन दूसरी ओर है वो ब्रेक इंडिया ब्रिगेड, जिसको अपने कमरे में बैठना है, कुछ नहीं करना, जो सेवा नहीं करनी, भूखे को खाना नहीं खिलाना, किसी को दवा के लिए मदद नहीं करनी, वो केवल क्या कहना है, अरे बहुत बड़ा इशू है, माइग्रेंट्स का इशू है, लेबर का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, ये मोदी गवर्नमेंट ये तो एंटी माइग्रेंट है, एंटी दलित है, एंटी लेबर है, एंटी माइनॉरिटी, एंटी पुअर है, और सरकार के खिलाफ पीआईएल पे पीआईएल जनहित याचिकाएं फाइल करनी है, जिनको पीआईएल शॉप कहा जाता है। तो इस हेट इंडिया ब्रिगेड के कारनामे देखकर मुझे एक बात ध्यान आ गई, घटना याद आ गई कि एक अफ्रीका का फोटोग्राफर था, वो सूडान में गया जहां पे भूखमरी थी, जहां पर फैमिन था, अकाल पड़ा हुआ था, वहां वो फोटोज खींच रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो भोजन लेने के लिए जा रही थी, जहां भोजन बट रहा था, रास्ते में भूख के मारे वो गिर गई। तो एक गिद्ध, एक वल्चर था, वो लगातार आंखें गड़ाए हुए था कि जैसे ही ये बच्ची गिरेगी वो उसको नोच कर खा जाएगा। और ये जो फोटोग्राफर था, ये वहां पर इसने ये फोटोग्राफ क्लिक कर ली कि वो बच्चा गिर रहा है, और गिद्ध ने अपना पंख खोल दिया कि उसको नोचेगा। ये फोटोग्राफ वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेजेस पर छपी। इस फोटोग्राफ को पुलित्जर प्राइज मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा फेमस हो गया वो पत्रकार, खूब पैसा उसके पास आ गया, इतना फेमस हो तो एक ऑडियंस में से किसी ने उससे कहा पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाउ मेनी वल्चर्स वर देयर, कितने वल्चर्स, कितने गिद्ध थे। उसने कहा एक एक गिद्ध था जो वहां पर पंख खोल रहा था कि बच्चे पर हमला करेगा। तो ऑडियंस में उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक नहीं, वहां दो गिद्ध थे, एक वो जो बच्चे के ऊपर हमला कर रहा था, दूसरा वो जो उस हमले की फोटोग्राफ ले रहा था। तो हमारे यहाँ पे देयर हैज बीन वल्चरिंग ऑफ माइग्रेंट इशू, देयर हैज बीन वल्चरिंग ऑफ द कोविड इशू। यहाँ ऐसे लोग हैं जो केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। तो आप लोगों का आखिर में आह्वान करके यही बात कहते हुए समाप्त करूंगी कि हमारा जितना सामर्थ्य है, हम जितना कर सकें, हम पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव विचार करें, जितना हो सके दूसरे व्यक्ति की सहायता करें। सफलता असफलता तो प्रारब्ध की बात है, इस जीवन के कर्म है, अगले जन्म में उसकी बैलेंस शीट बराबर कर लेंगे हम, लेकिन सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, कहीं कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।